हमने करा था कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसका केस 1 है ना। तो लास्टली ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया केस 1, इसमें ये था कि इन केस दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हम पहला साल है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ इन केस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली केस 2, जो हम केस 2 से अभी डील कर रहे हैं। ठीक है, सो केस 2 क्या है? राइट, दैट इट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो अभी जो हमने पीछे सिचुएशन ली थी उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। मतलब अभी मैं एज इट इज कॉपी करूंगा जो डिटेल तुम्हें पिछले वाले केस 1 में दी है। दिस इज केस 2, जो केस 1 में डिटेल है वो एज इट इज लिखने वाला। तो अभी तक जो स्टेटमेंट है वो 1% चेंज नहीं हुई है। ये स्टेटमेंट एज इट इज वहां पे डील करी है हमने। ठीक है, केस 1 में। तो डिफरेंस क्या है केस 1 और केस 2 में? डिफरेंस अभी लिखूंगा कि यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंशन्ड है। ठीक है, एंड इट वुड बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस and say the provision for doubtful debt is already existing at 2500. ठीक है, so what is the difference? खाली केस 1 और केस 2 में ये डिफरेंस है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंदर भी है। तो अंदर है का क्या मतलब होता है? ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है का क्या मतलब होता है? कि पिछले साल से इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना हम इस साल के लिए। ये पिछले साल हमने अपने प्रॉफिट से पैसा अलग किया था, इस साल जो बैड डेट अकर होंगे उनके लिए। राइट, तरीका जो इसको हैंडल करने का होगा उससे पहले जो हमने केस 1 में किया डिट्टो केस 2 में करना है। कि पहले भाई ऐसी चीजें जैसे ही देखो ये प्रोविजन रिलेटेड, तो सबसे पहले बैलेंस शीट की तरफ भागो। सो दैट इज स्टैटिक बोथ केसेस। जो बदलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बदलेगा, बैलेंस शीट रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंटली बनाया है मैंने, कुछ रीजन है इसकी वजह से। तो लेट्स सी व्हाट। सो क्या कहा मैंने कि केस 1 हो या केस 2 हो, ये डिटेल देखते ही कहाँ भागना है हमें? हमें बैलेंस शीट भागना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है डेटर्स, दैट इज 50,000। बाहर अगर बैड डेट है तो उन्हें पहले हटाना है, तो बैड डेट जो आउटसाइड वाले हैं वो पहले हटेंगे, दैट इज 3,000 इन केस एनी, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। So that's 47,000 less provision for doubtful debts. Yeah, simply we can write provision at the rate of 5% है. So provision at the rate of 5%. So that is 2350. ठीक है, तो ये आ गया 44,650। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? जो पहले किया हमने और यहाँ इसमें कोई डिफरेंस है? दैट सेम, एग्जैक्टली सेम चल रहा है ना। तो एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न, हमने कोई नया काम नहीं किया यहाँ पे। बैलेंस शीट के लिए हमने सेम काम किया। चेंज जो आएगा वो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में आना है। अब ये कहानी समझो कि जो अंदर पड़ा है, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, दैट इज योर ओल्ड प्रोविजन। ये तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन है ना, जो आपने पिछले साल से कैरी कर रहे हो। और ये आपका न्यू प्रोविजन है क्योंकि ये अभी अभी बनाया आपने। राइट, सो इट मस्ट बी क्लियर कि ये पहले से कैरी कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो वो पुराना प्रोविजन है, और ये जो है ये अभी अभी हमने क्रिएट किया खुद, तो ये लेटेस्ट है, तो दिस इज न्यू प्रोविजन। नाउ हाउ टू प्लेस दिस थिंग्स इन बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट?
तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि जो प्रोविजन न्यू है प्लस बैड डेट ऑल, ठीक है, इफ ग्रेटर देन प्रोविजन न्यू, तो हम डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल पे लिखेंगे। ऐसा क्यों? कहानी यह है कि प्रोविजन न्यू प्लस बैड डेट का मतलब होता है कि हमें नया चाहिए 2350 प्लस बैड डेट ऑल का क्या मतलब होता है? बैड डेट ऑल इज द न्यू बैड डेट दैट इज 3000 एंड द ओल्ड बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में है दैट इज 2000। तो इतना चार्ज चाहिए ना मुझे, मतलब बैड डेट के 5000 रुपए और प्रोविजन के 2350, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए कवर करने के लिए इस लॉस को। और पिछले साल अलग किए कितने थे? मैंने अलग किए थे 2500। तो इसका मतलब मुझे और प्रॉफिट चाहिए ना इस लॉस को कवर करने के लिए। यानी कि मैं अगर बात करूं कि मुझे प्रोविजन चाहिए 2350 का और बैड डेट के लिए चाहिए पैसा 5000 रुपए का, और ये दोनों ज्यादा है प्रोविजन न्यू से, तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो जो मुझे पीएनएल से मांगना पड़ेगा ना। सो आई विल आस्क द पीएनएल टू पे इट। सो हम जो बड़ा है वो पहले लिखेंगे, दैट इज प्रोविजन न्यू, दैट इज 2350 प्लस मैंने कहा बैड डेट ऑल, जितने भी बैड डेट है दैट इज द इनसाइड वन 2000 प्लस द 3000 जो आपके बाहर थे। सो इन टोटल यू हैव 5000 ऑफ बैड डेट। तो आपकी रिक्वायरमेंट है 7350 की। तो जो बड़ा है वो पहले लिखो, और जो आपने पहले प्रोविजन बना रखा था उसे माइनस करो। जो प्रोविजन ओल्ड है, जो आपने पिछले साल के प्रॉफिट से अलग रखा था 2500, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको अभी इस साल के पीएनएल से चाहिएगा, तभी आपके बैड डेट कवर हो पाएंगे और तभी आपका नया प्रोविजन मेंटेन हो पाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे 4850 चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये बात समझ में आती है कि डाउट है? कहानी ये है कि अल्टीमेटली लॉस जो बैड डेट का हो रहा है और जो प्रोविजन मुझे नया बनाना है, अगर वो पुराना प्रोविजन कवर कर लेता तो हमें इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। पर वो शॉर्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस पीएनएल से मांगना पड़ेगा। डैडी अकाउंट है ना। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है पिगी बैंक्स। प्रोविजन या रिजर्व्स क्या होता है कि पिगी बैंक से भाई, कि हमने इनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करके रखा था, अब वो पिगी बैंक शॉर्ट पड़ जाए तो डैडी अकाउंट से मांगना पड़ेगा ना इसे। तो ये डैडी अकाउंट है तुम्हारा पीएनएल, कि अगर कोई भी शॉर्टफॉल तुम्हारी पिगी बैंक्स में हो रही है, वो शॉर्टफॉल ऑब्वियसली ये पूरा करेंगे, राइट? तो दिस इज अ केस वेयर you needed more but your provision was this is old provision, your old provision was lower, क्योंकि आपने पहले जो पैसे अलग कर रखे थे वो कम थे, ठीक है? अब मैं इस केस में एक और ले आता हूं और इसको कर देता हूं सपोजिटली 9000। मतलब प्रोविजन के मैंने दो फिगर रखे हैं, एक 2500, एक 9000। Now the case has been reversed. मतलब if the provision new plus bad debt all is less than provision old, तो अब हो रहा है ना, क्योंकि 7350 टोटल रिक्वायरमेंट है मेरी और मेरे पास प्रोविजन कितना पड़ा है 9000। तो वो दूसरा केस बनता है, दैट इज इन केस प्रोविजन न्यू प्लस बैड डेट ऑल इफ लेस देन प्रोविजन ओल्ड। यानी कि प्रोविजन ओल्ड ज्यादा है, दैट इज 9000 एग्जांपल लिया है मैंने, एंड प्रोविजन न्यू प्लस बैड डेट इज 7350, दैट इज लोअर। दैट वुड मीन द ओल्ड प्रोविजन इज सफिशिएंट टू कवर द एग्जिस्टिंग न्यू प्रोविजन प्लस द लॉसेस दैट हैव बीन इन फॉर्म ऑफ बैड डेट दैट हैव बीन इनकर्ड। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसे इसको प्रेजेंट किया है वैसे ही इसको प्रेजेंट करना होता है। जो बड़ा है पहले उसे लेके आओ और छोटे वाले को माइनस करो। तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहले लिखेंगे हम प्रोविजन ओल्ड, दैट इज 9000 लेस प्रोविजन न्यू
दैट इज 2350, ठीक है, एंड फिर लेस बैड डेट्स ऑल, दैट इज अगेन 2000 प्लस 3000, 5000 का बैड डेट की रिक्वायरमेंट थी, उसे भी हटाओ। सो द रिमाइंडर अमाउंट कितना आ रहा है, 7350 है ना, सो 1650, दिस इज गिवन बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारी नीड इस बार 9000 की नहीं थी, हमने पिछले साल 9000 अलग किए थे, बट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें खाली 2350 का प्रोविजन मेंटेन करना है और बैड डेट 5000 के कवर करने, तो बाकी का पैसा हम वापस पीएनएल अकाउंट को कर रहे हैं, राइट, दैट इज बाय गिविंग बैक द मनी प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये मैनेजमेंट थोड़ी टिपिकल है, बट वो प्रैक्टिस से सॉल्व होगी, राइट। पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे आप कंपोजिट तरीके से ही रिफ्लेक्ट करोगे अगर प्रेजेंटेशन की बात है। देयर कुड बी थोड़ा सा, अगर मैं चाहूं तो इसके इजी प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूं। इजी प्रेजेंटेशन क्या होगा, बट दैट वुड डिपेंड ऑन योर स्कूल, ये स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल है। इजी ये होता है कि भाई इसको यहीं रहने दो हरदम के लिए, ठीक है, इजी प्रेजेंटेशन होता है इसको यहीं रहने हरदम के लिए और प्रोविजन ओल्ड को हरदम रहने दो इधर, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को एडजस्ट कर देंगे। बट अभी एडवाइस नहीं करूंगा, वो इजी रूट तो आप लोग वैसे भी खोज लेते हो लाइफ में ना, तो अभी फिलहाल इस रूट पे चलो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग से चलो कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कहां से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आइटम्स फिक्स कर लो क्या? यस सर। दैट इज इधर लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, और क्या है भाई, परचेज less purchase returns if any, and over here sales less sales return if any, over here capital and non-current assets and current assets, right? तो बोलो शर्मा जी क्या करना है, पहला क्या है? Depreciate building at 5%, furniture and fittings at 10%, and motor vehicles at 20%. ओके, सो सबसे पहला क्या है आइटम बताओ? Building. तो बिल्डिंग कितने की है, और कोई इंफॉर्मेशन बाहर कोई रिलेटेड है, ये चेक किया आपने? आपको पहले क्वेश्चन एक बार रीड करने इसलिए तो देता हूं कि कोई रिलेशन कहीं पे है तो वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, नहीं है तो इट्स गुड थिंग, बट है तो वो ध्यान रखना चाहिए। चलो बिल्डिंग पे अभी कुछ नहीं है, फिलहाल आप आ जाओ, अब बताओ बिल्डिंग कितने की है? So building 75,000. ओके, सो डेप्रिशिएट कितना करना है? 5%. सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, सो दैट्स 3750, ठीक है। फिर और क्या करना है? Furniture and fittings. तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने की है? 6,400. 6400, इसको कितना डेप्रिशिएट करना है? 10%. एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 640। आगे Motor vehicles. मोटर व्हीकल्स, ये कितने की है? 62,500. ये है 62,500, इसका क्या करना है, डेप्रिसिएशन कितना है? 20%. ये 20% है, तो ये हो गया कितना, 13,000। 12500. हाँ सॉरी 1250, सॉरी। तो ये तो कर दिया, टोटल वोटल बाद में बाहर निकाल देंगे। तो शर्मा जी ये खत्म हो गई क्या स्टोरी? नहीं सर। अब स्टोरी को कहाँ ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। स्टोरी को प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा गैप आगे रख के हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट यू मे मेंशन टू बाय, और यू डोंट, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो नहीं, अब हम लिख रहे हैं यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड मोटर व्हीकल्स, ये तीन चीजों पे है, दैट इज 3750, 640
एंड 12,500. वी डोंट टोटल इट राइट नाउ. ठीक है, अभी हम कोई टोटलिंग का काम नहीं कर रहे. जस्सी नेक्स्ट क्या है? Rupees 850 is due for interest on bank loan. ओके, तो क्या करना चाहिए? सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो फिर बैलेंस शीट में सबसे पहले अरे तो लायबिलिटी अंदर साइड. कोई इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है क्या? सर बैंक लोन है सर. बैंक लोन तो लायबिलिटी है, ठीक है ना. दोनों अलग अलग चीजें, ये तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना कि बैंक लोन अलग है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलग है. बैंक लोन तो लायबिलिटी में दिखेगा ही, उसी बात का तो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ अगर अंदर भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो उसे इधर ऐड करना पड़ता, राइट. फिलहाल नहीं है ऐसा कुछ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे, है ना. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है अमाउंट? 850. तो ये तो एज इट इज पूरा का पूरा आ जाएगा. ठीक है, दूसरा आपका कहाँ जा रहा है? लायबिलिटी साइड पे, है ना. तो ऑन लायबिलिटी साइड आप बैंक लोन के साथ अगर इसे दिखाओगे, दैट इज अ प्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट अ कंपल्शन. आप अलग से भी इंटरेस्ट ऑन लोन को दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेटर प्रेजेंटेशन है कि मैं कंबाइन करके दिखाऊं कि बैंक लोन कितना था अंदर. 30,500. तो 30,500 का बैंक लोन है और इसे टिक करते रहना जो अंदर से उठा लिए हमने. प्लस यहाँ पे हम शो करें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, दैट इज 850. सो दिस इज अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स, कि हमें आइडेंटिफाई हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि भाई इसका लोन इतने का और इंटरेस्ट इतने का ड्यू चलता है. पर इसको आप अलग अलग लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. बट यहाँ जो ऐड करते अगर हम, तो वो कंपल्शन थी हमारी कि अगर अंदर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट और लोन गिवन होता तो हमें इसके साथ ऐड करना चाहिए था. अभी है नहीं, लेट्स अभी है नहीं तो उसे रहने दो. फिलहाल बाहर की चीजों की दो ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है. हम चाहते इसे अकेला भी लिख देते, बट हम बैंक लोन के साथ इसलिए लिख रहे ताकि प्रेजेंटेशन ठीक रहे. सो विज्ञा नेक्स्ट. वॉइसलेस हो रखी है क्या? तराशा आजा, तराशा. Salary is rupees 3,000 and municipal taxes rupees 1,200 are outstanding. क्या करना है इसका? फिर पहले रहने दे, इनको ही खेलने दे. अक्षत आजा. और मैं वापस पढ़ूं. Salaries rupees 3,000 and municipal taxes 1,200 are outstanding. ओके, तो क्या करना है इसका? सर सैलरीज तो इधर आएगा. किधर? ट्रेडिंग. और वेजेस? नहीं, वेजेस ट्रेडिंग आएगा. सॉरी, उल्टा सीधा बोलता रहता है तू. तो सैलरी नीचे आएगा. कितनी अंदर से पिक करो पहले, सैलरीज अंदर से. सैलरी 33,000. यस सर. तो 33,000 सैलरी है, फिर क्या करना है? और म्युनिसिपल टैक्सेस. पहले इसका तो कर ले मेरे भाई, सैलरी को तो खत्म कर. अच्छा, 3,000 आउटस्टैंडिंग है. तो ऐड करें लेस करें? ऐड करेंगे. सो आउटस्टैंडिंग 3,000 है, सो ये हो गया 36,000. खत्म हो गई क्या बात? हाँ सर, दिस इज ओवर. खत्म हो जाती है यहाँ बात क्या? सर बैलेंस शीट में जाएंगे. कहाँ पे? लायबिलिटीज वाले उसमें. तो बैलेंस शीट में यहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दैट इज 3,000. और बताओ आगे क्या है? सर फिर सैलरीज का तो खत्म हो गया. तो दूसरा बता. म्युनिसिपल टैक्सेस. वो कहाँ जाएंगे? टैक्सेस. हाँ, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस पहले अंदर तो खोजेगा रिलेशन उसका. अगर आउटस्टैंडिंग है और वो खर्च आगे, हाँ बोलो. अंदर है नहीं. म्युनिसिपल टैक्सेस अंदर है ही नहीं, तो बहुत अच्छा, फिर तो अलग से ही लिखना पड़ेगा उसे. हाँ जी. तो म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? 1,200. तो ये तो एज इट इज आ गया. और खत्म हो गई बात? नहीं सर, बैलेंस शीट में जाएंगे.
तो बैलेंस शीट में क्या लिखे, वापस यही लिखेंगे ना, हाँ जी, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, 1200. दैट इज 1200। चल भाई जैसे अगला बता। Insurance amounted to ₹1000 is prepaid. क्या करना है इसका, वो सर प्रीपेड एक्सपेंस है तो करंट एसेट्स में जाएगा। पहले नहीं जाएगा जस्सी, पहले अंदर से इंश्योरेंस खोजना होगा आपको, प्रोसेस हाँ को जी क्या ज्यादा है। सर, इंश्योरेंस अंदर 12,500 का है। तो पहले इंश्योरेंस कहाँ लिखेगा वो डिसाइड करना। प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 12,000, 500। 12,500 है। फिर अब क्या करना है इसके साथ, सर वो प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है, तो प्रीपेड माइनस करना है कितना, 1000। 1000। ठीक है, तो ये जो भी हो गया छोड़ो इसको, आगे। सर वो करंट एसेट्स के अंदर तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे आ जाएंगे 1000। फिर क्या है, बोल भाई तुम ही चलाओगे अभी, बोलो। 1/3 of the commission received is in respect of work to be done next year. क्या करना है इसका, सर जो 1/3 कमीशन है वो हमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो पहले तुझे वापस कमीशन खोजनी पड़ेगी मेरे भाई, ये क्यों यस बोल रहा सर। है, तो पहले कमीशन खोजना। वो सर 3,750 है। तो कमीशन अंदर 3,750, इसी के पैरेलल लिख लेते हैं, कमीशन 3,750। अब क्या करना है, एडवांस है, यस सर, 1/3। 1/3 एडवांस है, दैट इज 1250। सो 2500 हो गया। अब इसका क्या करना है, सर वो दूसरा लाइबिलिटी साइड में दिखाना है जो 1250 एडवांस है। कमीशन। अक्षत तू पढ़ अगला। Write off further ₹1,000 as bad debts हाँ। and provision for doubtful debts is to be made equal to 5% on sundry debtors. तो क्या करना चाहिए इसमें, सर पहले तो बैड डेट्स में 1000 ऐड करेंगे। पहले तो बैलेंस शीट की तरफ भागना चाहिए, पर केस, दोनों केस में पहला वर्ड ये यूज किया है मैंने कि हाँ, भैया ये देखते ही सबसे पहले बैलेंस शीट की तरफ भागा करो। कौन से फिगर चाहिए सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए हमें, बैड सन्ड्री डेट। डेटर्स चाहिएगा, बैड डेट नहीं चाहिएगा। किससे रिलेट करोगे इसे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सन्ड्री डेटर्स। यस सर, तो सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, 38,000। पहले इसको ठीक करो उसके बाद वहां जाओ, 38,000। फिर क्या करना है, फिर बैड डेट्स माइनस बैड डेट बाहर वाले, सिर्फ बाहर वाले कितने हैं, हाँ जी सर। मतलब जो अंदर के एक्स्ट्रा 1000 वाले। भाई बाहर क्या होता है, किसके बाहर की बात कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस के बाहर ही बात कर रहा हूँ ना। तो पूरे सिर्फ क्वेश्चन में कितनी चीजें हैं तेरे पास, एक ट्रायल बैलेंस है और एक बाहर का इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, तो बाहर 1000 रुपए का है ना तेरा बैड डेट, यस सर, तो बाहर का 1000 लेगा, ये हुआ तेरा 37,000। अब इस पे निकालेगा प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, कितना होता है, हाँ जी कितना हो रहा है 5%, 1500 और 350, 185। 1850। ये पहला काम है जो एग्जीक्यूट करना होता है। इसके बाद देखना होता है कि क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अंदर भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अंदर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस सर, तो 2000। है तो मतलब अपना केस 2 लगेगा ना। अब केस 1 और केस 2 का डिफरेंस क्या है कि केस 2 में अंदर होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, केस 1 में होता नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ऑलरेडी अंदर, तो हमें ये देखना पड़ता है कि नया प्रोविजन प्लस बैड डेट ऑल, मतलब ये 1000 प्लस एनी बैड डेट इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट है आपके पास, यस सर, कितने का है, 1250। और पुराना प्रोविजन कितने का है, 2000। हाँ जी, तो इसका मतलब कि पुराना वाला प्रोविजन तो कम ही दिख रहा है ना, इन तीनों चीजों को देखो तो। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आपको लिखना चाहिए, हाँ जी, है ना।
जगह ऊपर अब मैनेज कर रहा हूं मैं, दैट इज आई राइट प्रोविजन न्यू, दैट इज 1800, is it 1800 1850, 1850 so 1850 plus bad debt all, कितने हैं बैड डेट? अंदर 1000 बाहर है, अंदर कितना है? 1250 1250, तो टोटल 2250 का तो ये हो गया है ना। हाँ जी सो 4100 की रिक्वायरमेंट है, अनलेस प्रोविजन ओल्ड कितना था आपके पास? 2000 रुपए का प्रोविजन ओल्ड लेके घूम रहे थे ना आप, यस सर तो बचा हुआ 2100 पीएनएल से मांगना पड़ेगा। हाँ जी ये जो अभी अभी कॉन्सेप्ट करवाया तुम्हें वही वापस अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, यस बिकॉज पहले हमें सबसे पहले यहाँ आए, हमने अपना प्रोविजन फाइंड आउट किया, प्रोविजन फॉर प्लस ऑल बैड डेट को हमने बैलेंस शीट के अंदर जो ओल्ड प्रोविजन है उससे कंपेयर किया, तो वहां से साफ सुथरा दिख रहा है कि प्रोविजन ओल्ड कम है, तो कम है तो मतलब हमें और चाहिए, तो हम डेबिट साइड पे आ गए। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर चल भाई, जैसे बचा हुआ अब अगला स्टेप क्या है मेरा? ये तो हो गई एडजस्टमेंट्स खत्म, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर ट्रेडिंग अकाउंट के सारे वो अब बैलेंसेस लिखना। अभी ये बात को ध्यान दिया है आपने कि आप जब ये सारे आइटम लिख रहे थे तो अंदर से जो जो आइटम आपने पिक किया है उसे टिक लगा दिया है? यस सर। तो अब जो मुझे ट्रेडिंग वाले आइटम वन बाय वन बताओ, स्टार्टिंग से क्या है? सर एडजस्टेड परचेज। अच्छा, एडजस्टेड परचेज ही दे दिया इसने। यस सर। ये तो फिर कांड कर गया, ये सारी कहानियां बेकार हो गई है ना। सीधा एडजस्टेड परचेज ही लिखते हैं, क्यों दिमाग लगाए, राइट? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो आना नहीं। सो एडजस्टेड परचेज कितना है सर? 54,750। 54,750, मतलब अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं आने वाले, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी अंदर होगा, इसलिए हमें कहीं एडजस्टमेंट में बाहर नहीं दिखा। नॉर्मल है ना, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सब में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो बाहर देता ही देता है एडजस्टमेंट में, वो इसमें है नहीं। और जब एडजस्टेड परचेज अंदर दिए तो क्लोजिंग स्टॉक अंदर होगा और ओपनिंग होगा नहीं। चलो आगे बोलो जैसे, और क्या है तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए? वेजेस वेजेस कितनी है? 2,850। 2,850, फिर क्या है, और क्या है? बस सर इतना ही है। सेल तो दे दे, धंधा करवा रहा है भाई। सर सेल्स है 1,54,500। 1,54,500, कोई रिटर्न विटर्न है? नहीं है। नहीं है सर। इसको नील करके बाहर करते, क्या हो गया, एक्स्ट्रा लिख दिया तो कोई गलत थोड़ी किया, ठीक है। सो बाय कंपैरिजन दिख रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? दिख रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, तो हमने यहाँ पे इसे टोटल मारा और यहाँ पे लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट CD, एंड यहाँ लिखा ग्रॉस प्रॉफिट BD, ठीक है। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, चलो आगे बोलो, आगे बोलते जाओ। शर्मा जी बोलो इसके आगे यार, बचा हुआ तुमने टिक किया है शर्मा जी? यस सर तो बताओ बचा हुआ क्या है जो हमें भेजना है? सर रेंट एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट, ये मतलब तीनों। इंटरेस्ट कहाँ से आया? अब अभी तक इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, रेंट और एडवर्टाइजिंग। नहीं, इंटरेस्ट भी है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये डिफाइंड नहीं था इसलिए हमने इसके साथ कंसिडर नहीं किया था। इंटरेस्ट भी होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो खर्चे हैं पीएनएल के, ये मुझे एक साथ ही दे दो यार, मैं अब इसमें ना पढ़ना नहीं चाहता। इंटरेस्ट प्लस अदर आइटम्स, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। आप बताओ कौन से अमाउंट है, मुझे बताते चलो जरा, बोलो। 5,000 5,000 प्लस 4,500 जैसे ध्यान दिया हुए मिस ना हो। 4,500 प्लस 1,180। प्लस 1,180, ये तीन ही चीजें हैं। हाँ जी और पीएनएल की सारी चीजें कंसिडर कर ली, नीचे भी तो जनरल देख लो। है कमीशन जनरल एक्सपेंसेस हैं 7,820। यस सर
और कुछ और नहीं। डन है, चले आगे। तो दैट इज 18,500। हमने ये बाकी के खर्चे डाल दिए, इनको भी टिक कर लो, ठीक है। और क्या बचा हुआ है भाई अक्षत? कमीशन रिसीव्ड। तो देख ये जगह है, कर तो लिया यार, तू क्या टिक लगा रहा है भगवान जाने, ये कर तो ओह रखा है। सॉरी सॉरी। हम्म। फिर कैश। कैश कितना है? कैश है 6500। और बता। और प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट अंदर है, हाँ जी। तो अंदर वाला कहाँ जाएगा बता? प्रीपेड रेंट कहाँ जाना चाहिए? करंट एसेट। तो वो सिर्फ अपने नेचर के हिसाब से चलते, जो अंदर के, अगर अंदर की चीजें अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होगी। सो प्रीपेड रेंट हो गया कितना अमाउंट? 4150। हाँ 4150। 4150, ठीक है। और कुछ? ट्रेड एक्सपेंसेस अक्रूड नॉट पेड। वो कहाँ आएंगे? नॉट पेड तो लाइबिलिटीज में आएंगे। दैट इज ट्रेड एक्सपेंसेस अक्रूड हो गया ना। हाँ जी। कितना अमाउंट? 9250। 9250। और क्या है? सर सन्ड्री क्रेडिटर्स वो भी यहाँ आएंगे, कितने हैं? 25,000। और क्या है? और सर फिर कैपिटल अकाउंट में 1,25,000। अब तूने सारे आइटम कंसिडर कर लिए? मुझे तो नहीं लगता तूने सारे कर लिए। क्या? सारे आइटम कंसिडर हो गए तेरे? हाँ सर, सब में टिक लग गया। तू कैसे लगा तू जाने, मेरा तो एक तो रह रहा है जो मैंने खुद बोला हुआ है तुम्हें कि ये मिलेगा तुम्हें अंदर। कौन सा है जैसे? क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक यहाँ दिखाना नहीं पड़ेगा, कितना है स्टॉक? 34,600। और क्या बचा है? और कुछ है कि खत्म है सब कहानियां? डन है, यस सर। ठीक है। So hopefully now you know the process of gross profit, net profit and balance sheet. I'm not going into it now. आप प्रोसीजर को समझो कि क्वेश्चन का लेंथ बढ़ गया है ना, चीजें आइटम्स बढ़ रहे हैं, तो इनकी कहानियां बढ़ रही हैं, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी अगर रखनी है तो ये जो 3 स्टेप दिए इसको फॉलो करने पड़ेंगे। आप रैंडमली हैफाजेटली करोगे, ये मैच नहीं होने वाला, चाहे जो करना है कर लो, ठीक है। एक प्रोसीजर में रहोगे, स्टिक करोगे, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो इलस्ट्रेशन है तो बड़ा मजा आ रहा है, राइट? अभी तो क्वेश्चन के आंसर निकाले नहीं ढंग से आप लोगों ने। वो जब निकालने बैठोगे और वो नहीं निकलेंगे तो उसकी वजह होगी कि आप प्रोसीजर में हो नहीं, कि अगर आप पहला स्टेप एडजस्टमेंट दोनों जगह नहीं पहुंचा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर वाली स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड तब होगी जब आप टिक लगाना भूल जाओगे एडजस्टमेंट करते वक्त, तो फिर आप ओवरलुक करोगे। तो ये दिक्कतें आपको दिख रही होंगी ना जब कर रहे हो तभी, तो यहाँ छूटने का डर होता है। प्लेसिंग में कोई ना कोई आइटम छूट जाएगा तब आप गलत हो रहे हो। बाकी जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो थोड़े और आएंगे 2-5, बट वो एक अलग चीज है। बट पहले प्रोसीजर में तो रहो कि कहाँ कौन सी चीज जा रही है, ठीक है।